हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने साथ ही में जो है क्लास 10 के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम पहले क्लास 10 का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, जो कि बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर जेई और नीट के लिए हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो है वो क्लास 10th के लिए मैं आपको पढ़ा दूंगा, और क्लास 11 से फिर मैं आपकी फिजिक्स की क्लासेस लूंगा। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पार्ट जो है केमिस्ट्री का बताता हूँ कि केमिस्ट्री होती क्या है, उसको डिफरेंट टाइप्स में कैसे डिवाइड करते हैं, और क्लास 11th में आपकी कौन सी 3 टाइप की केमिस्ट्री आप पढ़ने वाले हो। तो केमिस्ट्री क्या होती है, जो कि कार्बन कंपाउंड्स या फिर जो आपके एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी रिएक्शन से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो भी आप वर्ल्ड में या पूरी दुनिया में जो भी आप देखते हो पूरे यूनिवर्स में, वो सारी क्या है, केमिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि हर चीज जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम विजिबल कर पाते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो केमिस्ट्री मेनली जो डिवाइडेड है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है। कौन सी? फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ी है, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आप पढ़ते हो कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एटम्स क्या होते हैं। जैसे आपने मॉलिक्यूल्स एंड प्रॉपर्टीज पढ़ी है, गैसियस एटम्स और लिक्विड एटम्स और सॉलिड एटम्स के बारे में देखा है ना, जो कि फिजिकल फॉर्म में, जैसे एक कार्बन है तो वो किस तरह से दिखेगा, ब्लैक होगा, या जो भी फिजिकल चीजें होती है उसकी, वो किस में जाती है, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब 2 पार्ट है, जो कि केमिस्ट्री पूरी लगभग आधी आधी डिवाइडेड है। जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सिर्फ आपको कार्बन और इट्स कंपाउंड्स, यानी कार्बन हो गया और कार्बन के जो डिफरेंट एलोट्रोप्स हो गए, होमोजीनियस सीरीज हो गई, उनसे मिलके जो कंपाउंड्स बनते हैं जो कार्बन के होते हैं, उससे बनती है आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर, आप मतलब हमको इतना पता है कि सर 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो गए, उसमें से सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स के आधी केमिस्ट्री हो गई। बिल्कुल। तो कार्बन के इतने वास्ट टॉपिक्स कैसे बन पाए, तो वो हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। आपके जो क्लास 10th में है वो कितने 4 चैप्टर्स अभी बचे हैं। एक जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर था आपका, चैप्टर 5, वो डिलीटेड है इस बार। पर हम जब फाउंडेशन कोर्स पढ़ेंगे तो उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि 11th से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अगर 10th से डिलीट हुआ है तो वो 11th में चला गया है, 12th से डिलीट हुआ है तो वो 11th में चला गया है। सर ये क्या हुआ, 11th का सिलेबस बढ़ गया? हाँ बढ़ गया, अब क्या कर सकते हो, पढ़नी तो सारी चीज है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, जो कि आपके कार्बन और उसके कंपाउंड से डील करती है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करके आपका एक चैप्टर आएगा, तो हम उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 11th और 12th के लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक आपका बनता है छोटी क्लासेस में, और फिर हायर एप्लीकेशन आती है आपकी बड़ी क्लासेस में। ठीक है। अब फिर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी 118 एलिमेंट्स को में से कार्बन और उसके कंपाउंड्स हटा दे, यानी कार्बन वाला पार्ट हटा दे, तो बाकी जितनी भी केमिस्ट्री बची आपकी वो सारी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की रिएक्शंस भी देख सकते हो। क्यों? क्योंकि कुछ टर्म्स और कुछ डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के जो होते हैं वो एग्जांपल्स चाहिए होते हैं, तो हम उसको थोड़ा इनऑर्गेनिक में भी पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली बात कर रहे होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस पूरे जितने भी पूरे यूनिवर्स में कंपाउंड्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है, उसकी रिएक्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर देना, क्योंकि जब भी अब आपकी लाइव क्लासेस होगी तो आपको उसके लिए नोटिफिकेशन पहले से ही आ जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स दे देता हूँ, और साथ ही में जो स्टडी मटेरियल होता है वो भी आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है। और टेलीग्राम ग्रुप पर आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो। तो दोनों का क्यूआर कोड है, आप चाहो तो इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। यूजर नेम भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाता है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? अब मानो
मेरे पास हाइड्रोजन गैस है और मेरे पास ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं एक ही कंटेनर में डालूं तो पता है आपको क्या होगा, वाटर बन जाएगा। तो क्या हुआ, अंदर के जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो कंबाइन होके वाटर बना दिया। तो इसी चीज को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म with a new chemical or physical properties is called a chemical reaction। सर केमिकल रिएक्शन मतलब नई केमिकल प्रॉपर्टीज, समझ नहीं आया सर, मतलब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। जब रिएक्शन करते हैं कोई दो कंपाउंड तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है वो बना लेगा वाटर। क्या बना लेगा सर? ये मतलब H2O ही लिख दो, है ना, हमको इजी समझ में आएगा। ठीक है, वाटर बना। अब देखो क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है आपने पढ़ा हो तो ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू का क्या होता है, फ्यूल होता है। और अभी आपने रिसेंट टाइम्स में देखा हो तो हाइड्रोजन के ऊपर जो फ्यूल बेस्ड कार्स है, व्हीकल्स है, वो बनना स्टार्ट हो गई है। यानी हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल है, यानी उसको आप इग्नाइट कर सकते हो, बर्न कर सकते हो। और साथ ही में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन जो है किसी भी फायर को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होती है तो वो क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। यानी हमारे इसके बेस्ड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड बहुत सारे एक्सटिंग्विशर्स भी आते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का कट ऑफ कर देते हैं फायर से। यानी हाइड्रोजन भी क्या है, फ्लेमेबल है, और ऑक्सीजन क्या करती है, उसको हेल्प करती है कि बर्न करे। और वहां वहीं अगर हम वाटर की बात करें तो अगर आग के ऊपर पानी डाल देते तो क्या होता है, आग बुझ जाती है। यानी क्या हुआ, नई केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई। क्या आई उसमें, नई केमिकल प्रॉपर्टीज। जहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बर्न कर रहे थे फ्यूल को, मतलब किसी भी सब्सटेंस को बर्न कर रहे थे, वहीं पे क्या कहते हैं, वाटर जो है उसको एक्सटिंग्विश कर देता है। ठीक है, अब नई फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे आई, तो देखो हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, आपने देखा होगा, है ना। और ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। लिक्विफाइड ऑक्सीजन भी आती है, पर जो हमारे को डेली लाइफ में दिखती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। और वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। यानी गैस गैस मिलके लिक्विड बना दिया, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। गैसियस थी पहले, अब क्या हो गई, एक्वस हो गई, लिक्विड हो गई, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ न्यू सब्सटेंस ऑफ फॉर्मिंग with new chemical properties, yeah, the new substance are formed with new chemical and physical properties is called chemical reaction। अब केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, तो वो रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन इस फॉर्म में होता है ना, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस टाइप के बॉन्डिंग में होते हैं। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस तरह का एक कंपाउंड बना लेता है और इसके पास दो लोन पेयर बच जाते हैं, है ना। तो अब क्या हुआ, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे थी, पहले हाइड्रोजन कुछ इस तरह से दिख रहा था और ऑक्सीजन इस तरह से दिख रहा था। अब आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि सर ये डॉट डॉट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। आपने अगर थोड़ा सा भी प्रायर नॉलेज है तो ये जो होते हैं डॉट्स, इसको हम एटम्स के ऊपर इससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 एटम्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दो से तो ये क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, और दो से ये क्या करेगा, इसके लोन पेयर बच जाएंगे। अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है लोन पेयर क्या होता है, बस मैंने आपको बताया कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इस तरह का होता है, और फिर ये ऐड होके इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये क्या है, H2O। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है एटम्स। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, Na+Cl2। अब इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हुई है, तो Na क्या होता है, सोडियम। क्या होता है, सोडियम। सोडियम का अगर आपने 9th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया हो तो सोडियम को अगर वाटर में डाल देते हैं तो क्या करता है, ये फ्लेम पकड़ लेता है ना। और क्लोरीन गैस जो होती है, Cl2 क्या होता है, क्लोरीन गैस होती है। अब क्लोरीन गैस क्या होती है, पॉइजनस होती है नेचर में। अगर आप इसको सूंघ लोगे, आप मत सूंघना, है ना, अगर कोई इसको बाय चांस इनटेक कर लेता है तो वो फिर पता ही है आपको क्या होता है ना। तो ये हाईली पॉइजनस होती है। पर जब सोडियम और क्लोरीन मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो कि आपका क्या होता है, सॉल्ट, है ना। इसको क्या कहते हैं हम, सोडियम क्लोराइड। अब आप एक बात बताओ कि Na जो होता है, सोडियम होता है, ये हाईली फ्लेमेबल होता है, वाटर के कांटेक्ट में आती है। और क्लोरीन क्या होता है, पॉइजनस होता है। पर नमक, नमक तो आप खाते भी हो और पानी में मिलाते भी हो, है ना।
पानी में क्या होता है, डिसॉल्वेबल होता है, और उसमें कुछ रिएक्शन भी नहीं होती। इतने सालों से हम इनटेक कर रहे हैं, इसका कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। तो क्या हुआ इसमें कि सोडियम और क्लोरीन की जब केमिकल रिएक्शन हुई तो इसने क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या होता है, सॉल्ट। और यहाँ पे क्या हुआ, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि इन अबव एग्जांपल NaCl इज टोटली डिफरेंट विद रेस्पेक्ट टू Na एंड Cl2। और Na क्या होता है, सॉलिड, और क्लोरीन क्या होता है, गैस। पर NaCl मिलके क्या बना देते हैं, नमक के क्रिस्टल बना देते हैं, वो क्या होता है, सॉलिड। तो सॉलिड प्लस गैस मिलके भी क्या बन गया, सॉलिड। ठीक है, अभी तक सारी बात क्लियर है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से समझ ली है। अब आगे ये देखते हैं कि जो रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। किसी भी एक केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि कुछ रिएक्टेंट होते हैं, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो, अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। तो जो केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करने पर डिसअपियर हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन से, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या, chemical substance which react or disappear during the chemical reaction are called reactant। अब एक बात करते हैं कि AgNO3 ये क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, है ना। क्या होता है ये, सिल्वर नाइट्रेट। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट। और यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड, है ना। इसका हमने लिख लिया, वापस लिख देते हैं, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। और AgCl क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें AgNO3 और NaCl मिलके NaNO3 और AgCl बना रहे हैं। यानी जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो AgNO3 तो है नहीं राइट हैंड साइड में। यानी क्या हुआ, ये वाला कंपाउंड डिसअपियर हो गया। ऐसे ही NaCl ये भी क्या हुआ, डिसअपियर हो गया। तो जो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं या जो डिसअपियर हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं उनको, रिएक्टेंट्स। ठीक बात है। अब देखो आगे कि जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं या अपीयर इन द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी AgNO3 और NaCl मिलके क्या बना दिया, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, और AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। या फिर जो डिसअपियर हो जाते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो फॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि इसमें AgNO3 और NaCl क्या है, रिएक्टेंट, और NaNO3 और AgCl क्या है, प्रोडक्ट्स। अब एक नोट करने वाली बात है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाता है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है जिसमें केमिकली हम सब्सटेंस को प्रेजेंट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, पर आपको एक चीज बता देता हूँ कि जनरली रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो लिखे जाते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं। जैसे कि इसमें हमने बात करी थी कि H2 और O2, हमने क्या बात करी थी कि एग्जाम्पल, हमने बात करी थी कि H2 और O2 जो है वो मिलके क्या बना रहे थे, H2O बना रहे थे। ठीक है। तो ये वाली चीज क्या कहलाएगी, आपकी रिएक्टेंट। और ये वाला क्या कहलाएगा, आपका प्रोडक्ट। ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, और क्या करा था हमने कि NaCl, सॉरी Na प्लस Cl2, इसको हमने क्या करा था, NaCl बना दिया। तो ये वाली चीज क्या कहलाएगी, आपकी रिएक्टेंट। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपका क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों। तो जनरली रिएक्टेंट्स जो है इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। आपको इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो आपको बताने, फॉलोइंग रिएक्शन में कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स है।
तो इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। वैसे तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट पे काफी है, पर मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, उसको 2 मिनट के अंदर अंदर इसको सॉल्व करो और फिर कमेंट सेक्शन में बताना, चैट बॉक्स में बताना, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलो, तो आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्टेंट की बात कर लेते हैं फर्स्ट में। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से हैं, Fe और S, यानी फेरस और सल्फर, आयरन और सल्फर। और ये प्रोडक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे, फेरस, आयरन, सल्फाइड, क्या हो जाएगा ये, FeS। सेकेंड बात करते हैं हम, तो CH4 और 2O2, है ना। तो CH4 क्या हो गया, मीथेन, और O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। और प्रोडक्ट क्या है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो CO2 और H2O। फिर थर्ड में बात करें तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और H2O क्या है, रिएक्टेंट है। और CaOH2 क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक केस लेते हैं मैग्नीशियम रिबन का, जिसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट भी कराया जाएगा। आपके क्लास टीचर या फिर केमिस्ट्री टीचर जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को कराएंगे। इसमें क्या होगा कि एक मैग्नीशियम रिबन होगा जिसको आप बर्न करोगे, और जब आप उसको बर्न करोगे, एयर की प्रेजेंस में बर्न करोगे, वैक्यूम में तो जाओगे नहीं, है ना। तो आप जब उसको बर्न करोगे तो एक वाइट सब्सटेंस, पाउडर सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होगा, जो कि क्या होगा, MgO। यानी इस तरह से आप एक मैग्नीशियम का रिबन होगा, है ना, इसको आप टोंग की हेल्प से होल्ड करोगे, और फिर इसको क्या करोगे, एक बर्नर के ऊपर लेके जाओगे। ठीक है, और क्या होगा, जब आप इसको बर्नर के ऊपर थोड़ी देर हीट करोगे तो ये बर्न होने लगेगा, और एक डिस्लिंग फ्लेम जो है वो आपको दिखेगी। अब इसका डेली लाइफ एग्जांपल आपने यूज कर रखा है, आपने मैग्नीशियम के बहुत सारे रिबन जो है वो बर्न कर रखे हैं। कहाँ पे, जब आप दिवाली पे या जब भी आप क्रैकर्स बर्न करते हो, तो जब आप फुलझड़ी जलाते हो तो उस पे क्या होती है, मैग्नीशियम की कोटिंग होती है। तो जब आप उसको बर्न करते हो तो एक डिजलिंग फ्लेम के साथ वो
बर्न होता है। और जब आपने नोटिस किया हो तो जब आपका वो स्पार्क जो है वो खत्म हो जाता है आपकी फुल झड़ी का, तो उस पे क्या है, एक वाइट वाइट लेयर जम जाती है, वो क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है ना। तो जब आप इसको बर्न करोगे तो एक वाइट सब्सटेंस जो है, पाउडर्ड सब्सटेंस, जो कि MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे आप दिखा रखा है कि एक मैग्नीशियम रिबन है, उसको आप बर्न कर रहे हो, तो एक चाइना डिश के अंदर आप इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला जो पाउडर है वो भी कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, कि मैग्नीशियम रिबन को, प्योर मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो ना, तो वो आसानी से जलता नहीं है। फिर क्यों नहीं जलता है सर? क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। क्यों सर? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पड़ा कहाँ है, एयर में ही पड़ा है। तो उस वो क्या है, कांटेक्ट में है ऑक्सीजन के। तो जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जहां जहां पे भी वो कांटेक्ट में है, तो वहां पे वो Mg और O2 मिलके क्या बना लेंगे, Mg+O2 मिलके क्या बना लेंगे, MgO बना लेंगे। ठीक है। क्या बना लेंगे, MgO बना लेंगे। तो उसके ऊपर क्या होगी, एक वाइट लेयर जो है वो फॉर्म हो जाएगी। तो अब उसको बर्न करने के लिए आप क्या करोगे, सैंड पेपर से उसको रब करोगे और उसके बाद आप उसको बर्न करोगे। पर सर हम जब फुलझड़ी जलाते हैं तो तब तो हम उसको ऐसा कुछ करते नहीं है कि उसको रब कर रहे फिर जला रहे हैं। और आपने कहा है कि वो मैग्नीशियम से बनी हुई होती है, पर उसके साथ भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसपे एयर से रिएक्ट नहीं करते और वो बर्न हो जाते हैं। और एक बार जब आपकी मैग्नीशियम की रिबन बर्न हो जाती है, तो अगर आप पीछे अगर आपकी जमी हुई भी है MgO की लेयर, तो वो बर्न हो जाएगी। आप ट्राई कर सकते हो कि आधी मैग्नीशियम रिबन को आप सैंड पेपर से रब करना और आधी को मत करना। तो जब आप रब की हुई मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे, तब भी वो पूरी बर्न हो जाएगी। ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन बनता है इस पे कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज फर्स्ट बर्न रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन द एयर। तो हमने पढ़ लिया है कि उसके ऊपर क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिससे कि वो बर्न नहीं होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होती है, फ्लेमेबल नहीं होती है। तो क्या होता है कि Mg+O2 मिलके क्या बना लेते हैं, MgO। ठीक है। और ये क्या होता है, नॉट फ्लेमेबल। ठीक है, नॉट फ्लेमेबल। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, अब यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार आप चैट बॉक्स में लिखो यहाँ तक सब समझ में आ गया है तो। अब आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस की, जो आपको बताती है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। सर क्या बात कर रहे हो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको कुछ ऐसी चीजों से डील करोगे, जैसे आपने, अब ऐसा थोड़ी है कि आप थोड़ा सा H2O ले लो, थोड़ा सा मतलब, और बहुत सारी ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दोगे तो बहुत सारा पानी बन जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो वो कैसे पता पड़ता है, कि अगर उसकी चेंज इन स्टेट अगर चेंज हो रही है, मतलब जैसे गैसियस मॉलिक्यूल्स मिलके अगर आपको वाटर बना रहे हैं या सॉलिड बना रहे हैं, तो आपको पता पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन मूव हो रही है या फिर वो केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रही है। या फिर चेंज इन कलर, साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है दो कंपाउंड्स का कलर, तो आपको पता पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर आप जैसे बात करो कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर दो, तो आपके क्या होता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स बनते हैं, है ना। तो गैस फॉर्म होती है, इवॉल्व होती है, तो आपको पता पड़ता है कि हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है। और कुछ केसेस में जैसे चेंज इन टेम्परेचर भी होता है, और किसी में क्या होता है, प्रेसिपिटेट भी हो जाते हैं कुछ कंपाउंड्स। तो आपको इससे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से क्या पता पड़ता है कि केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रही है या नहीं हो रही है? अब मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पता पड़ेगा कि चेंज इन स्टेट किस में होता है, चेंज इन कलर कब होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस कब होती है ना, चेंज इन टेम्परेचर कैसे होता है। तो एक एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ। अच्छा, अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन थी वो स्टॉप हो चुकी है। अब चेंज इन स्टेट में एक एग्जांपल लेते हैं जो इतनी देर से हम ले रहे हैं, कि H2 गैस है और O2 भी गैस है, और ये मिलके क्या बना रहे हैं, H2O, यानी लिक्विड बना रहे हैं। ठीक है। चेंज इन कलर का एग्जांपल क्या होगा, कि जब आप क्या करोगे, फेरस
के मॉलिक्यूल्स या फेरस के कंपाउंड्स या आयरन को आप कॉपर सल्फेट में CuSO4 में आप जब डिप करके रखोगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो कैसा हो जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और वो क्या लाइट ग्रीन कलर का आपको दिखेगा, है ना। प्लस Cu आपका बाहर आ जाएगा और ये वाला जो कंपाउंड होता है ये कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो Fe प्लस CuSO4 ये अभी डिटेल में आगे देखेंगे। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे या दोनों को मिला दोगे तो FeSO4 बन जाएगा और आपका Cu बाहर हो जाएगा। अभी आपको इसको देखेंगे, खाली इसमें देखना है कि कलर जो ब्लू था वो लाइट ग्रीन हो जाता है। फिर हम बात करें कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करें, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसमें क्या होता है कि H2 और O2 गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें गैसेस रिलीज होती है, पर वो अभी सिलेबस का पार्ट है नहीं। तो जो जो रिएक्शन आपके सिलेबस का पार्ट है मैं उन्हीं को इंक्लूड कर रहा हूँ, बाकी को फिर हम 11th 12th में पढ़ेंगे। चेंज इन टेम्परेचर का बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब डिटर्जेंट आपने कभी यूज किया हो, वॉशिंग सोडा जिसको हम कहते हैं, अगर आप उसको अपने हैंड पे रखोगे और उस पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दोगे तो क्या होगा, हीट थोड़ी सी रिलीज होगी, है ना, थोड़ी सी हीट रिलीज होगी। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आप आज जाके कर सकते हो क्लास के बाद, कि जब आप थोड़ा सा डिटर्जेंट ले लो और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना तो थोड़ी सी आपको हैंड पे लगेगा कि हाँ कुछ गरम गरम फील हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको, कि इसका एग्जाम्पल कि वॉशिंग सोडा जो कि होता है Na2CO3, इसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है Na2CO3 डॉट 10H2O, और साथ ही में क्या रिलीज होती है, बहुत सारी हीट, है ना, प्लस हीट रिलीज होती है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देता हूँ, हम आगे भी पढ़ने वाले हैं कि जब BaCl2 यानी BaCl2 क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड जब मिलता है NaSO4 से यानी सोडियम सल्फेट से, तो ये बना लेता है BaSO4 और साथ में ये NaCl बना लेता है। तो NaCl तो वाटर में सॉल्युबल होता है और BaSO4 क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं इनको डिटेल में कि चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन व्हेन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस में चेंज, फॉर एग्जांपल CO प्लस 2H2, तो ये गैस और गैस मिलके क्या बना रहे हैं, एल्कोहलिक मीथेन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एल्कोहलिक मीथेन या फिर मिथाइल मिथेनॉल बना रहे हैं, है ना। इसको हम अगर नाम दें तो इसका नाम क्या होता है, मीथेनॉल। ठीक है, तो ये क्या हुई, गैस और गैस मिलके क्या बना रही है, मीथेनॉल, और H2 और O2 मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर, है ना। तो इसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन की पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है कि चेंज इन स्टेट हमको देखने को मिलती है। सेकंड है कि चेंज इन कलर। तो सम रिएक्शंस क्या करती है कि चेंज इन कलर शो करती है, जिससे कि हमको पता लगता है कि वो केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रही है। जैसे CuSO4 ब्लू कलर का कंपाउंड है, उसमें क्या डाल दिया आपने, आयरन डाल दिया, तो क्या बना लेता है, FeSO4 जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है। अब इस पे एक्सपेरिमेंट क्या करवाएंगे सर आपके या मैम, केमिस्ट्री की जो फैकल्टी है वो क्या करवाएंगे कि आपको एक बीकर देंगे जिसमें आपका क्या भरा हुआ होगा, CuSO4 और फिर उसमें एक आयरन नेल जो है वो डिप कर देंगे, क्या कर देंगे, उसमें डिप कर देंगे और फिर उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, फिर आप जब 2-3 दिन बाद उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपकी जो आयरन नेल होगी ना, तो जिस तरह से आप डालोगे, जो जो पार्ट डिप होगा उसका, है ना, ये वाला पार्ट जो जैसे डिप था तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का अपीयर होगा, और ब्लैक कलर का क्या है इसके ऊपर, Cu, और ये तो आयरन नेल है तो बाकी का पार्ट क्या है इसका, Fe। और जो कंपाउंड है ना, बाद में जो कंपाउंड है आपका, जो सॉल्यूशन बचा है, सॉरी,
वो कौन से क्या बच जाएगा, FeSO4। ठीक है, FeSO4 बच जाएगा और वो क्या ग्रीन कलर का आपको अपीयर होगा। और ये ब्लैक कलर क्या है, Cu क्या हो गया, आयरन पे जाके एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। फिर क्या होता है कि कॉपर जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना लेता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि मम्मी जब बहुत टाइम बाद कॉपर के बर्तन निकालती है तो वो काले काले दिखते हैं, है ना। फिर मम्मा उसको थोड़ा साफ करती है तो क्या हो जाता है, वो वापस से ब्राउन दिखने लग जाता है। ठीक है, इसी तरह से कि आपके जो सिल्वर मेडल्स होते हैं, है ना, वो थोड़े दिन बाद क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। उस पे क्या जम जाती है, सिल्वर ऑक्साइड जम जाती है ना। फिर आप उसको जैसे अगर सिल्वर चेन कोई पहनता है तो फिर आप क्या करते हो, उसको सुनार के पास या गोल्ड स्मिथ के पास लेके जाते हो, वो उस पे से रिएक्शन करवा के वापस से उसको एजी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल तो पढ़ लिया था कि वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी H2O का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वो H2 प्लस O2 रिलीज कर देगा। और एक एग्जांपल और है कि जिंक जिंक को अगर HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर उसके साथ हम रिएक्ट करते हैं तो ZnCl2 प्लस H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये छोटे छोटे नाम जो है अगर अभी से याद करते चलोगे तो 11th 12th में आपको कुछ चीजें तो बहुत पहले से ही याद हो जाएगी। और अगर आप रिएक्शन के साथ अगर उसके नीचे आप इस तरह से नाम भी लिख के आते हो, जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, कि यहाँ नहीं लिख रखा है ना। तो जैसे क्या बता रहा हूँ मैं कि Zn के नीचे आपने जिंक लिख दिया, ठीक है, और HCl के नीचे आपने क्या लिख दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दिया, और साथ में आपने ZnCl2 लिख दिया यानी जिंक क्लोराइड लिख दिया, और साथ ही में आपने H2 गैस लिख दिया यानी हाइड्रोजन गैस लिख दिया। और आपने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि इन द केमिकल रिएक्शन इट इज सीन दैट द इवोल्यूशन ऑफ गैसेस take place in some reactions. In like example, zinc is when reacted with hydrochloric acid, it forms ZnCl2, which is zinc chloride and hydrogen gas। और नीचे आपने केमिकल रिएक्शन लिख दी। और ये अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। हमने कुछ एक्स्ट्रा तो याद किया ही नहीं है, हमको पता था कि Zn और HCl मिलके H2 गैस रिलीज कर देंगे। तो हमने क्या किया कि इट इज ऑब्जर्व दैट इन सम केसेस chemical reaction take places and some gases are evolved or released, and this is a type of characteristic of chemical reaction। और नीचे हम एग्जांपल दे देते हैं कि एग्जांपल व्हेन जिंक is reacted with hydrochloric acid it forms ZnCl2 which is zinc chloride and releases hydrogen। तो हमको पता तो कितनी सी एक इक्वेशन पता है और हमने क्या कर दिया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम अच्छे से करके आ गए। तो ये बोर्ड्स के लिए अच्छा है, फिर आप इसको याद करोगे तो आपके लिए अच्छा है, और नहीं तो फिर अगले साल तो याद करना ही। फिर चेंज इन टेम्परेचर देखेंगे कि देर इज ऑलवेज सम चेंज इन द टेम्परेचर आफ्टर और ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो हर केमिकल रिएक्शन में या तो टेम्परेचर उसको देना पड़ता है या उसमें से थोड़ा सा चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है वो आगे हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। पर आप यहाँ पे एक देख सकते हो CaO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो ये क्या बना लेती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही में कुछ हीट रिलीज होती है। और डिटर्जेंट ऑफ वाटर सॉरी डिटर्जेंट विद वाटर यानी Na2CO3 जब रिएक्ट करता है 10H2O के साथ तो ये क्या बना लेता है, Na2CO3 डॉट 10H2। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है, वाटर, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। आगे देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। किसी किसी रिएक्शन में जब वो रिएक्ट करते हैं तो दो कंपाउंड या सॉल्यूशन मिलके एक कुछ सॉलिड फॉर्म बना देते हैं। जैसे इस केस में BaSO4 जो है वो सॉलिड होगा, और वो क्या होता है, जैसे आपने इसमें मिक्स किया कि इस तरह की टेस्ट ट्यूब ले ली, एक एक दूसरी तरह की टेस्ट ट्यूब ले ली, है ना, और थोड़ी सी इस तरह से बना लो,
और इसमें क्या है आपका BaCl2, और ये आप इसमें डाल रहे हो, और इसमें क्या है आपका, इसमें मानो कि आपके पास है Na2SO4। आपने इसको मिक्स किया तो ये वाला जो सॉल्यूशन बनेगा ये तो बन जाएगा NaCl प्लस, और यहाँ पे कुछ आपके जो कंपाउंड्स होंगे वो प्रेसिपिटेट। अब इसमें है ना, ये वाला जो सॉल्यूशन है, आप बोलोगे सर NaCl भी तो नमक होता है, पर इसके अंदर BaCl2 भी होगा और Na2SO4 भी होगा, तो ये तो लिक्विड होती है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, BaSO4 प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब प्रेसिपिटेट होगा तो हमको कैसे पता पड़ेगा, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म आ जाएगा, दो लिक्विड को अगर आप मिला रहे हो तो सॉलिड बन रहा है, तो क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। व्हेन substance is settled down after a reaction in solid form, this is called PPT। PPT यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है, प्रेसिपिटेट इसका आंसर है। ठीक है, और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब दो सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं विद नई केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उनको क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आपको एक बताया था कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस करता है केमिकल रिएक्शन में, और उसकी नई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है। फिर हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात की थी, जो चीज़ डिसअपियर होती है केमिकल रिएक्शन में उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो चीज़ फॉर्म होती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट जो होते हैं वो राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। फिर हमने बात की थी मैग्नीशियम रिबन, उसको बर्न करते हैं, तो वो बर्न करने के लिए उसको रब क्यों करना पड़ता है, उसको बर्न करते हैं तो एक पाउडर, वाइट पाउडर फॉर्म होता है, उसको क्या कहते हैं, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होती है। फिर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात की थी कि केमिकल रिएक्शन होगी तो आपको चेंज इन स्टेट देखने को मिल सकती है, कलर चेंज हो सकता है, गैसेज इवॉल्व हो सकती है, टेम्परेचर जो है वो रिलीज हो सकता है, और प्रेसिपिटेश बन सकते हैं। ठीक है, और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आज का होमवर्क जो है आपका वो क्या है कि आपको सबसे पहले तो इसको रिवाइज करना है। क्या करना है आपको, रिवाइज करने हैं लेक्चर नोट्स, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अभी टेलीग्राम चैनल पर, रिवाइज लेक्चर नोट्स। फिर आपको क्या करना है, सेकंड, कि जो एहसान वाली हमारी बुक है उसको आप, उसमें से आप रीडिंग कर सकते हो। आपको कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी जो आप 10th क्लास के बोर्ड्स में आप लिख के आओगे तो वो वहाँ से देखने को मिल जाएगी, है ना। वैसे मैंने आपको वर्बली सारी थ्योरी समझा दी है, तो आप उसकी रीडिंग लगाओगे तो 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। तो थोड़ी सी पार्ट की उसकी रीडिंग करना है, केमिकल रिएक्शंस वाले की, है ना। कहाँ से, रीड NCERT और एस चांद। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी रीड कर सकते हो। एस चांद इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली इसको यूज किया है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने आपको बता दी है। ठीक है, वरना एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है। और कुछ क्वेश्चन जो है सक्सीडेमी की वर्कशीट में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करना है इसको, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे उतने, और फिर लास्ट में चैप्टर जब ओवर होगा तो इसका हम डिस्कशन भी एक साथ कर लेंगे। तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उनको बता दो कि यहाँ पे सक्सीड एमी, जेई और नीट यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th का फाउंडेशन कोर्स जो है केमिस्ट्री के लिए भी स्टार्ट हो चुका है, और उसमें जो है हमने आज लेक्चर 1 भी पढ़ लिया है, किसका, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का। तो पहले हम इस फाउंडेशन कोर्स में जो है क्लास 10th की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के लिए। जब भी आप फर्दर क्लासेस में या कहीं पे भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो क्लास 10th की मार्कशीट जो है वो ज़रूर फिल करवाएगा, तो हमको इसमें अच्छा स्कोर करना है। और हमारा एम क्या है, हम एम लेके चलेंगे कि हम इसमें स्कोर कर पाए 95% प्लस इन क्लास 10th। तो इस मिशन में कौन कौन मेरे साथ जुड़ना चाहता है, क्लास 95 नहीं सॉरी, क्लास 10th में हम इसको स्कोर करेंगे। तो जो भी इसमें मिशन में जुड़ना चाहता है कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हम आपके मिशन 95% में हम ऐड हो रहे हैं और हम 95% क्लास 10th में लेकर ही आएंगे। तो हम जब ये सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा क्लास 10th का, तो हम क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे लाइव,
और आपको मैं टेस्ट पेपर्स भी दूंगा और मॉक टेस्ट भी आपके कंडक्ट करूंगा, जिससे आपकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आने वाले 2 मंथ्स के अंदर अंदर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स तो आपकी कंप्लीट करा दूंगा। मैथ्स का थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, तो वो हम नेक्स्ट 3 या 4 मंथ्स में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। सर, फिर इतने टाइम में हम क्या करेंगे, फिर हम क्लास 11th और 12th के कुछ चैप्टर्स आपको, जो जिन बच्चों का एम है कि जेईई और नीट की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए हम थोड़े चैप्टर पहले ही पढ़ा देंगे, जिससे कि आपको जब 11th और 12th में जाओगे तो कुछ आपको आइडिया होगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप वहाँ पे सीख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, और वीडियो को आपको शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।